शुभम शुभम कुछ बोलना चाहते, बोलिए शुभम। सबसे जरूरी बात हम लोगों ने डिस्कस नहीं की, जो यूजीसी के नए जितने रूल्स बने हैं उसमें लिखा गया इक्विटी स्क्वाड बनाने की बात इन लोगों ने बोली है। आप जी। ये बताइए कि इक्विटी स्क्वाड का क्या काम है यूनिवर्सिटीज के अंदर? क्यों वो जनरल कैटेगरी के बच्चों की जासूसी करना चाहते हैं? क्या बच्चे वहां पढ़ने आए हैं कि वहां पर अपनी जासूसी करवाने आए हैं भाई? क्या हम पाकिस्तान के जासूस हैं जो हमारी बात सुनी जाएगी बिना उसके, हमारी परमिशन के? और इक्विटी स्क्वाड की तो बात, राइट टू प्राइवेसी जो है, सबसे बड़ा हरन उसका है सवर्ण छात्रों का। उसकी बात कोई नहीं कर रहा कि अगर एक बच्चा अपने कॉलेज में पढ़ने आया है, वो अपने छात्रों के साथ बात कर रहा है, तो आप एक इक्विटी स्क्वाड बना दोगे जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, वो जा जाके आपकी बात सुनेगा। दूसरी बात कि ओबीसी छात्रों को किस बेसिस पे आपने इंक्लूड किया है? कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है उनके ऑपरेशन का। ठीक है, आप डूसू चुनाव को उठा लीजिए। डूसू चुनाव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जितने भी आप पद देख लीजिए, उसमें जो 4 मुख्य पद होते हैं, उसमें अधिकतर बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं, जो जो जीतते हैं चुनाव, वो ओबीसी वर्ग के होते हैं। तो किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि उन उन छात्रों का वो उत्पीड़न हुआ है? ओबीसी की कई जातियां स्टेट में ओबीसी हैं, और सेंटर में वो जनरल में आती हैं। तो अगर वो स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, तो वो उसका उसका वो होगा, क्या कहते हैं, उस पे शोषण होगा। और अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, तो वो शोषणकर्ता हो जाएगा। ये किस तरीके का रूल है? जी, बिल्कुल। इक्विटी स्क्वाड को लेकर सुनील शुक्ला जी सवाल है, और जो तकनीकी बात कह रहे हैं शुभम शर्मा, वो तमाम चीज़ें देखिए, संवाद के बिना बिना संवाद के ये नियम लाया गया, इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं कि अगर राजनीति से प्रेरित आप लोग इसको कह रहे हैं, तो समझना यह भी होगा कि बीजेपी का कोर वोट बैंक भी तो खराब हो रहा है। फिर क्या आने वाले समय में बीजेपी, या यूं कहें कि सरकार, इस पर विचार करेगी, या चूंकि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है, उसका इंतजार करेगी? त्यागी जी, यही तो है ना। कोर वोट कहां जा रहा है बीजेपी का? वो तो मुतमईन है। शुभम शर्मा साहब बहुत नाराज हो जाएंगे बीजेपी से, कहां जाएंगे वोट देने के लिए? यह बीजेपी सोचती है। बीजेपी ये सोच रही है, जो चौधरी साहब अगर आज खड़े हो जाए, कहें कि नहीं, ये जो कानून है वो छात्रों के हित में नहीं है, या उनको शुभम शर्मा के साथ खड़ा होना पड़ेगा जी। कि यह शिक्षण संस्थानों के हित में नहीं है, यह एकेडमिक शुभम शर्मा तो एक्टिविटीज के विदेशी है। हक में नहीं है, यह शुभम दलित शर्मा तो छात्रों के मूल हक में निवासी नहीं नहीं है, है। यह भारतीय जनता पार्टी का केवल राजनीतिक हक में है। अगर अगर चौधरी साहब को जो लग रहा है कि, आप स्वयं सोचिए कि जो सरकार शिक्षा का को दिन प्रतिदिन महंगा करते चली जा रही है, निजीकरण करते चली जा रही है, पाठ्यक्रमों के साथ खिलवाड़ करते चली जा रही है, जो प्राध्यापकों की, आप बताइए ना, गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन के लिए कौन सा प्रयास किया पिछले बार इन्होंने 1 दशक में? और वह अचानक पैदा हो गए कहने के लिए आप कि नहीं नहीं नहीं, तो समानता का अवसर सबके पास होना चाहिए। तो सबके पास होना चाहिए, इसमें दलित, ओबीसी और को अलग अलग करने की क्या आवश्यकता है आपको? आपने ओबीसी क्यों जोड़ दिया? और सही कहा शुभम शर्मा ने कि कौन सा डेटा आपके पास है कि दलित ओबीसी विद्यार्थियों के साथ भेदभाव हो रहा है? 2012 का कानून तो केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तक सीमित था, महिलाओं तक सीमित था। आपने ओबीसी लगा दिया उसमें और विकलांग शामिल कर लिए। इसका आधार क्या है? क्यों कर लिया आपने? और अगर आप समानता का व्यवहार करना चाहते हैं, तो आप कहिए किसी छात्र के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप देखिए, पूरा पूरा समाज आपके साथ खड़ा हो जाएगा आपका समर्थन करने के लिए। और एक बिल्कुल त्याग कीजिए नहीं है कि उनका कोर वोट डिस्टर्ब हो रहा है। उनका मानना यह है कि जो सवर्ण मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कहां जाएगा? किसको वोट देगा? वो जो हिंदी बेल्ट है, और जो जहां केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जहां चुनाव होने जा रहा है, वहां बीजेपी का कोई वोट नहीं है। तो जी। अब इसी माध्यम से शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के माध्यम से घुसना चाह रही है। अगर आप पिछले 1 दशक में शिक्षा को बेहतर स्थिति में लाना चाहते, दिखाई पड़ते आप, अगर आप शिक्षा के मानकों को बेहतर करना चाहते, अगर आप एक ऐसा शैक्षणिक वातावरण तैयार करना चाहते जिसमें सभी छात्रों के हित सुरक्षित हो, कोई विरोध नहीं करता इसका। ये लोगों के मन में इस तरह की आशंकाएं क्यों जागृत हो गई? आज शुभम शर्मा के मन में इस तरह का आक्रोश क्यों है कि हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी? क्योंकि आप यही करते चले आ रहे हैं। आप सोचिए कि आपने महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में छात्र संघ खत्म कर दिए। क्यों खत्म कर दिया आपने? यह तो विचार अभिव्यक्ति का एक बड़ा मंच होता था।
क्यों खत्म कर दिया? जो आप लेटरल एंट्री कर रहे हैं विभिन्न संस्थानों में, कहाँ आरक्षण दे रहे हैं? चौधरी साहब का जो के लोग हैं, कहाँ नियुक्ति पा जा रहे हैं? तो जो सरकार पिछले अपने कार्यकाल के पहले दिन से शिक्षा के बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर रही है, सार्वजनिक क्षेत्र के विश्वविद्यालयों को कमजोर करना चाह रही है, तो आप कहां से कर लेंगे इसको? सवाल इस बात ठीक का है ना। सर, ये ये लोगों के लेकिन मन में जो महत्वपूर्ण बात आशंका है, जैसा आपने कहा कि भाई आप कितनी भी छाती पीट लीजिए, रुद्र प्रताप सिंह जी जो कह रहे हैं, भाई जो कोर वोट बैंक है, जो सामान्य वर्ग का एक तरीके से वोटर भी है, चूंकि बात तो छात्रों की है, बात तो युवाओं की है, उनके भविष्य की है, लेकिन इस ये विरोध का स्वर क्या सरकार इसलिए नहीं सुनना चाहती कि भाई आप कितनी भी छाती पीटिए, वोट तो आपको यहीं पे देना है? देखिए भविष्य जी, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से एक राजनीतिक प्रयोग है और इस प्रयोग को करके ये देखने की कोशिश करी गई है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। और आने वाले कुछ समय में मेरी जो संभावना है कि सरकार इस पे एक कमेटी बना करके इसको लंबे समय के लिए टाल देगी, लेकिन वो एक राजनीतिक प्रयोग कर रही है। जो शुक्ला जी ने कहा, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ कि देखिए, केवल आप वोट की राजनीति के लिए मत देश को बांटिए, बहुत सारे और मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप राजनीति कर सकते हैं। और खास करके जब बात होती है छात्रों की, राजनीति में उनको मत घसीटिए। कारण क्या है कि वो देश का भविष्य है। हमारे आपके बाद बहुत सारी सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर उनके मन में अगर इस तरह के दुर्भावना वाले विचार पैदा हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जेएनयू की पहचान हम लोगों ने क्या बना रखी है। जेएनयू से हम ये आंकड़े कभी नहीं दे सकते हैं कि जेएनयू से कितने लोग कहाँ कहाँ गए हैं, लेकिन हम जेएनयू को पिछले 10, 15, 20 सालों में सिर्फ इस बात के लिए जानते हैं कि ये किस तरह की वहाँ चीज़ें की जाती हैं, किस तरह की गतिविधियाँ हैं देश विरोधी संस्था के तौर पर। तो मेरा हमेशा से मानना है कि छात्रों के बीच, युवाओं के बीच आप राजनीति खेलने का प्रयास मत करिए। अगर आपको करना है तो एक साफ सुथरी व्यवस्था की बात करिए जिसमें सबका भला हो। छात्रों को आप एक इस स्कूल कॉलेज के कैंपस को इस तरह से बनाइए। आज हमारे छात्र जो विदेशों में जाते हैं तो क्या इस आधार पर वो शिक्षा ग्रहण करते हैं? आज आंकड़े उठा करके देख लीजिए, जितनी अपनी संस्थाओं में हैं उससे बहुत सारे, हर वर्ग के, ऐसा नहीं है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सब लोग जाते हैं। तो क्या वहाँ इस बात के लिए वो करते हैं कि हमारे साथ नस्ल भेद होता है या रंग भेद होता है? हम उस व्यवस्था की तरफ न जा करके उलझा के रख रहे हैं कि हम अच्छी शिक्षा की बात न करें, शिक्षा की गुणवत्ता पे बात न करें, हम रोजगार पे बात नहीं करें। अब इस देश में आप बताइए, इतना जिस तरह से हंगामा हुआ, क्या इन मुद्दों पर कभी हुआ है? लेकिन आप ऐसा एक शगुफा फेंक देते हैं कि जो पूरा देश उसी पे चर्चा कर रहा है, बाकी चीजों पर। अभी हमारा बजट सत्र शुरू होने वाला, किसी ने अभी तक बजट पे बात करी? क्योंकि हम मुद्दों को बना रहे हैं। भाई, हम देश के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति करते रहिए, मौका बनता है। सर, अगर ये राजनीतिक प्रयोग है, जैसा सुनील शुक्ला साहब भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, तो फिर भाई जब अगर आपने जो तर्क दिया कि हो सकता है कि आने वाले समय में एक कमेटी बना दी जाए और इस पूरे मामले को थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, तो ऐसे में फिर जब अब सपा बसपा जैसा जो राजनीतिक दल हैं वो समर्थन कर रहे हैं इस कानून का, वो फिर दलित भाई बहनों को, पिछड़े वर्ग के भाई बहनों को क्या जवाब देंगे? फिर वहां भी तो एक एजिटेशन होगा ना। जी, अभी भी देख लीजिए, वो फिर नुकसान तो फिर नहीं सरकार को वहां पर भी होगा। यही तो आप देखिए, बहुत सारे कानूनों के साथ ऐसा ही तो राजनीतिक प्रयोग किया गया। और उसके बाद क्या हुआ? अगर कृषि कानून वापस लिए गए तो उससे बेहतर क्या बनाया गया? या कुछ ऐसा चीज हुआ? नहीं हुआ ना। बहुत सारे ऐसे कानून वापस लिए गए। और दूसरे जो विपक्ष की राजनीति है, विपक्ष की राजनीति में भी तो सवर्ण वोटर हैं। आप बताइए किसी बड़े नेता का नाम जिन्होंने खुल के कहा वो कि यूजीसी का विरोध करना गलत है? तो सवाल ये है ना कि मैंने क्या कहा कि आपके पास राजनीति करने के लिए बहुत मौके हैं, लेकिन उसमें सिर्फ आप छात्रों को मत लाइए, बाकी चीजों पे आप करते रहिए। और ये न खत्म होने वाला सिलसिला है। पूरे देश में राजनीति, जातिगत आधार पर राजनीति चलती रहेगी, लेकिन उसमें छात्र का शामिल करना मुझे लग रहा है किसी भी तरह से उचित नहीं है। तो इसलिए सरकार को जितना जल्दी हो सके पहले तो इसको स्पष्ट करना चाहिए, उस पर संवाद करना चाहिए, क्योंकि ये चुप्पी से काम नहीं चलेगा। अब बाकी मुद्दों पर तो बड़ी बेबाकी से आपके लोग बोलने आ जाते हैं, लेकिन अगर इस मुद्दे पर आप बोल नहीं रहे हैं तो मौन स्वीकृति किस बात को कहा जाता है? इसी बात को कहा जाता है ना। और यूजीसी जैसी संस्थाएं अगर बाकी चीजों पर, उनकी कार्यपद्धति को आप देख लीजिए तो उनके कार्यपद्धति पर बड़े सवालिया निशान लगते हैं, लेकिन ऐसे विवाद मुद्दे जो थे उस पर किसी की न चर्चा हुई, न कोई बात हुई, न किसी से राय ली गई और उन्होंने लागू कर दिया। तो मुझे लगता है कि कुछ संस्थाएं ऐसे हैं जिनको भी राजनीतिक दल की तरह नहीं काम करना चाहिए। उनको चीजों को जानना समझना चाहिए और उसके बाद अपना निर्णय देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे लोग राजनीतिक दल के तरह काम करने लगते हैं, उनके प्रवक्ता बन जाते हैं कि भाई उसके बाद हमको कुछ मौका मिल जाएगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। और खास करके
शिक्षण संस्थाओं में नहीं होनी चाहिए, छात्रों के साथ नहीं होनी ठीक है, शुभम शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। शुभम शर्मा 30 सेकंड मैं आखिरी बात बोलता हूँ, के लिए आखिरी बात बोल रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ जी। हाँ, आखिरी बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर सरकार ने इसको वापस नहीं लिया, और दूसरी बात धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो सवर्ण छात्रों के खिलाफ ऐसा एक नियम जो है वो पास करने दे। साथ में जो विनीत जोशी जी हैं, यूजीसी के चेयरमैन हैं, यूजीसी का नारा है ज्ञान विज्ञान विमुक्ति है, लेकिन तो सवर्ण विमुक्त विश्वविद्यालय बनाने की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों के खिलाफ होना चाहिए। और 1 फरवरी को सारे छात्र भारत बंद कर रहे हैं, सारी यूनिवर्सिटी के जितने छात्र हैं वो मिलकर भारत बंद कर रहे हैं। और अगर सरकार ने ये सवर्ण विरोधी जो कानून लेके आए हैं, अगर इसको वापस नहीं लिया, हम पे SC/ST एक्ट पहले से था, रैगिंग के इतने कड़े नियम पहले से थे, उसके बावजूद ये राजनीति करने के लिए जो नया कानून बना के लेके आए हैं ये यूजीसी वाला, अगर इस पे रोल बैक नहीं किया, धर्मेंद्र प्रधान पे कार्रवाई नहीं की, इनको एक ऐसा कार्रवाई करके एक ऐसा नया वो सेट करना चाहिए पैमाना कि किसी भी आगे हिम्मत ना हो किसी नेता की कि वो सवर्णों के विरुद्ध कोई भी ऐसा कानून बना सके। जी, केपी चौधरी साहब, शुभम शर्मा जो मांग कर रहे हैं, जो मांग उठा रहे हैं, सरकार तक जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सवाल ये भी है, जो तमाम ये चर्चा चली उसमें, भाई ठीक है, दलित और पिछड़े वर्ग के जो छात्र हैं उनके अधिकार जो संरक्षित नहीं होने का जो तर्क आया, अब इसमें सामान्य वर्ग के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ दलित समाज के, पिछड़े समाज के छात्रों के अधिकार संरक्षित हों, वो कानून एक मुकम्मल कानून बने, इसको लेकर क्या दलित या पिछड़ों की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल, नेता या जनप्रतिनिधि या फिर एक्टिविस्ट वो भी आगे आएंगे कि नहीं? निश्चित रूप से शुभम शर्मा जी की जो चिंता है, वो छात्र भी हैं, सामान्य जाति से आते हैं, और शुक्ला जी को भी मैंने सुना, रुद्र प्रताप सिंह जी को भी मैंने सुना। यह देश सभी का है, भारत हम सबका देश है, सबके हित इसमें संरक्षित सुरक्षित होने चाहिए, चाहे वो सामान्य जाति का है, चाहे अनुसूचित जाति का है, चाहे ओबीसी का है, चाहे वो किसी भी उससे ताल्लुक रखता है। सभी को बराबरी का अधिकार होना चाहिए, सबके लिए अवसर बराबर होने चाहिए। और अगर कोई समाज हमारा पीड़ा महसूस करता है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए और उस पर एक रचनात्मक कदम भी सरकार को उठाना चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन ये यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट है कि भाई रीड सीडी रखकर वो बात बोलनी भी तो चाहिए। अब कोई भी राजनीतिक देखिए प्रतिनिधि, आप देखिए कोई नहीं बोल रहा है, कोई ये सवाल नहीं उठा रहा कि भाई ठीक है हमारे अधिकार तो हैं, उन पर तो आप कर रहे हैं, सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकार पर, और उनके लिए इतना कड़ा कानून आप क्यों बना दे रहे हैं? ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क सुनील शुक्ला साहब। नहीं, शिक्षण संस्थाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, जो रुद्र जी ने कहा। ये जो कानून लाया गया है ये स्वागत योग्य नहीं है। इस कानून का उद्देश्य न तो समानता स्थापित करना है, न ही जो शैक्षणिक परिसर है उनको व्यवस्थित करना है। यह केवल वोट की राजनीति है और चुनावी लाभ लेने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, और वह भी छात्रों के भविष्य की कीमत पर। और इसका जो विरोध है छात्रों के साथ, मेरा मतलब ये मैं अनुरोध करना चाहूंगा, कम से कम लॉजिकल तरीके से अपनी बात को कहें वो, और जो जितने संशय इनके मन में है उस सभी संशयों को जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के प्रतिनिधियों को उसको दूर करें। ये मात्र बयान देने से, शिक्षा मंत्री से कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा, यह केवल और केवल एक राजनीतिक बयान है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील शुक्ला जी, रुद्र प्रताप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुभम शर्मा और केपी चौधरी साहब आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से देश भर में यूजीसी के नए एक्ट पर विरोध अब तेज होता जा रहा है और जो विरोध की आवाज़ है वो जनज्वार में तब्दील हो रही है, अब सरकार पर इसका क्या असर पड़ेगा, कितना संदेश संकेत सरकार तक पहुंचेगा, सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी और सुप्रीम कोर्ट में अब आगे इस मामले पर क्या कुछ होगा, इस पर नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या
स्वाद है? अरे मेरे राजा, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला। पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा प्योर मसाला, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी।